उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और अब उन्हें परिवहन के अलावा कई महत्वपूर्ण समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों से नवाजा गया है। हम उनसे आज यहाँ पर उनकी इस पहली सच की तोप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहिए मुलाकात में हम उनसे जानना चाहते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मंत्री परिषद में शामिल होने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी लंबे समय से 30-40 साल का आपका जो है राजनीतिक जीवन हो गया है। आपको मंत्रिमंडल में आप स्थान मिला है। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी हैं, उनको कैसे पूरा करने के लिए क्या आपके रूट मैप है, क्या आपकी योजना है? राजनीतिक जीवन में 1980 से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में 4 बार विधायक हुआ हूँ। संसदीय सचिव सिंचाई समाज कल्याण का दायित्व रहा है। पराक्रम समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। SC/ST कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। लोक लेखा समिति में काम किया है। बहुत से क्षेत्र में काम करने के बाद बागेश्वर की जनता के आशीर्वाद से मुझे चौथी बार विधानसभा में आने का मौका मिला और मेरी वरिष्ठता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में और महत्वपूर्ण विभागों से मुझे जो दायित्व दिया है, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा। और जो मुझे समाज कल्याण जैसे विभाग का दायित्व, परिवहन विभाग जैसे विभाग का दायित्व, मेरे पास सूक्ष्म और लघु उद्योग भी है, मेरे पास खादी ग्रामोद्योग भी है और अल्पसंख्यक कल्याण भी है। मेरे पास ऐसे विभाग हैं, मैं अंतिम छोर पर बैठे हुए विधवा, दिव्यांग, वृद्धजन ऐसे लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। और जो हमारा दृश्य पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसके माध्यम से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रदान हुई है, मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, वो चाहे हमारे TSP की योजना हो, चाहे हमारे SCP की योजना हो, चाहे हमारे एकल विद्यालय हों, चाहे एकल हॉस्टल के माध्यम से हमारे पास ITI हैं, हमारे पास आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। बहुत बड़ा सेक्टर समाज कल्याण का है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं समाज कल्याण विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा और जो हमारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करूँगा। वैसे ही मेरे पास अभी परिवहन मंत्रालय है। परिवहन मंत्रालय कोरोना के कारण बहुत नुकसान में रहा, चाहे प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियाँ हों, चाहे रोडवेज की गाड़ियाँ हों, चाहे छोटी गाड़ियाँ हों, चाहे ट्रक हैं, ये छोटी वाहन हैं, ये कोरोना के कारण काफ़ी नुकसान में रहे। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्राइवर, कंडक्टर, कुछ ऐसे लोगों को कुछ विशेष घोषणा के अंदर कुछ राहत देने की कोशिश करी है, मगर अभी भी उनके लिए भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। और जो रोडवेज का सेक्टर है, परिवहन निगम, वहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन का मसला है और उत्तराखंड में जो रोडवेज है उसके घाटे का भी मसला है। मगर आज मैंने रोडवेज की भी और परिवहन मंत्रालय की समीक्षा की। मैंने एक चीज़ पाया कि जो हमारे वेतन का मामला हो रहा था वो मात्र फरवरी माह का भी देना है और मैं समझता हूँ कि मार्च और फरवरी का वेतन हम जल्दी निस्तारित कर देंगे। 105 करोड़ की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदान कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। जहाँ तक घाटे का प्रश्न है, बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था रोडवेज बहुत घाटे में है। आज जब मैंने समीक्षा करी तो आज की तारीख में घाटा जो है 2.5 करोड़ से 100 करोड़ में आ गया है। और मेरा प्रयास है, मैं CNG लगवा रहा हूँ गाड़ियों में, इलेक्ट्रिकल बसें लगा रहा हूँ और 4 धाम यात्रा में जो हमारी अभी जो रूट अच्छे बने हैं वहाँ बसें लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि 4 धाम यात्रा से रोडवेज को अच्छा फ़ायदा हो जाए और ये जल्दी ही जो 100 करोड़ का घाटा है इसको भी पाटने का मैं कोशिश करता हूँ। धामी जी और योगी जी की बैठक ने जो उत्तर प्रदेश के प्रति हमारा जो देनदारी थी उसमें भी काफ़ी
धनराशि उत्तराखंड को मिली है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जो अपना लघु और मध्यम उद्योग है, ये बहुत सेक्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उत्तराखंड में रोजगार की आवश्यकता है। हम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं। मैं अभी कुछ नई योजना भी लॉन्च करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, कृषि उद्योग के रूप में, फलोद्यान के रूप में, जड़ी बूटी और अन्य संसाधन जो हैं हमारे, उनका उत्पादन हम पहाड़ में करें। छोटे छोटे गृह उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन करने की आवश्यकता होगी, और तभी पहाड़ में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, पलायन को दूर किया जा सकता है। मगर उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं ईमानदारी से इसमें प्रयास करूँगा। मेरे पास खादी और ग्रामोद्योग भी बहुत बड़ा सेक्टर है। मैंने खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई नासिक से 1 साल का प्रबंधकीय डिप्लोमा भी लिया है। मैं कतकर के रूप में, मैं बुनकर के रूप में मैंने प्रैक्टिकल किया है। मगर जो पहाड़ का जो हिलबुल योजना है, वो बिल्कुल चौपट हो गई। जो ऊन का उत्पादन होता था, मेरे बागेश्वर जनपद को ऊन का सागर कहते थे, ये गांधी जी ने कहा। हर हाथ में तकुआ होता था, हर हाथ में चरखा होता था। हम थुलमे बनाते थे, पंखियाँ बनाते थे, कालीन बनाते थे। मगर आज मैं वो देख रहा हूँ, वो सेक्टर भी बहुत परेशान है। आज दूर दूर तक बुनकर और कतकर दिखता नहीं है। ऊन की योजना बिल्कुल चौपट पड़ी है। जो हमारी कार्डिंग मशीनें होती थी, वो सब बंद पड़ी। भेड़ पालन का काम होता था, ऊन रीजिंग के लिए उत्तरकाशी जाता था, मगर उस ऊन का आज तक क्या हुआ किसी को पता नहीं है। क्योंकि मुझे इसमें अनुभव है, मैं नया प्रयोग करके इस काम को नए सिरे से मैं करूँगा। और मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण भी है, कई निगम हैं, वक्फ बोर्ड है, बहुत से काम है। अल्पसंख्यक में सभी समुदाय हैं, और मैं समझता हूँ उनके छात्रवृत्ति का मामला हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उनके डेवलपमेंट का मामला हो, जो भी होगा, मैं इन कामों को भी बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूँगा। एक बात मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि छात्रवृत्ति में पिछले सरकारों के समय में घोटाले हुए। छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपये बिना छात्रों के उनको दिए, जो है लोगों ने एजेंसी में होते। तो अब ये जो जांच चल रही थी, जांच में कई लोगों पर गाज भी गिरी और कई लोग अभी बचे हुए हैं। तो क्या आपका वो रहेगा, क्या आपका मापदंड रहेगा? इसमें मैंने विभागीय समीक्षा करी, कई चीज़ें आई, मगर अभी एक पीआईएल चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है। तो अभी मैं जल्दीबाजी में इस मुद्दे को पूरे करना ठीक नहीं। इसके अलावा परिवहन विभाग की आपने बात करी है। परिवहन विभाग में एक जो है पिछली सरकार ने एक सीएनजी बस नैनीताल हल्द्वानी चलाई थी। एक बस चलाई थी, कुछ दिनों बाद चलने के बाद वो बंद हो गई और उस बस की कीमत 1.25 करोड़। लोगों का ये कहना था कि 1.25 करोड़ में एक बस आ रही है, और पहाड़ में तो जो है ऐसी कोई पर्यावरण की कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ काफ़ी मात्रा में पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो आप क्या और इन बसों की जगह उन बसों को जो कम 1.25 करोड़ में कम से कम 4-5 बस आ जाएंगे ऑर्डिनरी जो बसें, तो आप क्या मापदंड रखेंगे? नहीं, मैंने आज क्योंकि डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, विभाग की अपनी कई कठिनाइयाँ हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि सीएनजी की बस बढ़ाएं और इलेक्ट्रिकल बस भी बढ़ाएं, ताकि जो हमारा 4 धाम का रूट है इस पर उनको चलाया जा सके, और जो ये 4 धाम यात्रा हो रही है उससे रोडवेज को फायदा भी होता है। और अभी मैं उसमें सकारात्मक सुधार के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, और सीएनजी की बसें और बढ़ाने के लिए, और पर्वतीय क्षेत्र में और जो सीएनजी चार्जिंग होना है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होना है, उन यूनिटों को भी खोलने की आवश्यकता है।
उसके लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ और उसमें और भी सकारात्मक रूप को देख लिए मैं माननीय गडकरी जी से भी इसमें मिलूँगा और जो आपका सुझाव है उसको भी मैं ईमानदारी से देखूँगा। जैसे भी परिवहन की आय बढ़े, रोडवेज की आय बढ़े, कर्मचारियों को बराबर वेतन मिले और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को ऊर्जा देने का काम हम करेंगे और यूनियनों से बात करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे। जो भी अच्छा काम होगा उसमें सकारात्मक रूप से हम उसको करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माननीय मंत्री समाज कल्याण परिवहन